प्रखर सर बोलते हैं, मतलब रियल नेम से आप ज्वाइन करिए। तो क्या विक्टर को बोल रहे इन्फॉर्म हो? कर दीजिए कि वो अपना रियल नेम से ज्वाइन करें। सर किसको, प्रखर सर विक्टर? बोलते हैं, जिसका भी जो रियल नाम है उसे आप लॉगिन हम्म। करिए। हाँ। तो रियल नाम तो किसका नहीं इन्फॉर्म है? कर दीजिए कि अपना रियल नाम से क्या है। लेकिन ये नियम प्रखर सर पे लागू नहीं होता ना दोस्त। चलो क्लास लो। अच्छा, प्रखर सर विक्टर नाम से, हाँ। चलो, ठीक है, वो अपने पबजी वाले विक्टर है। चलो फिर, ये अभी न्यूज आर्टिकल दो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कल की न्यूज में आए थे। एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर, और दूसरा है कि अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था, कंजप्शन सर्वे, तो उसके ऊपर है हैज पॉवर्टी रियली ड्रॉप्ड टू 5% इन इंडिया। ओके। इस आर्टिकल को किसी भी बच्चे ने अगर पढ़ा है तो प्लीज नाम बताओ। किसी ने नहीं पढ़ा? ये सिर्फ पढ़ा तो था, पर ये पढ़ा था फॉरेस्ट अटैक पर का पढ़ा था। मतलब बैकग्राउंड नहीं पढ़ा था, तो समझ ही नहीं आया उसमें कुछ भी। अच्छा, मुस्कान पचौरी, ठीक है। यस। मुस्कान के अलावा और कौन, और किसी बच्चे ने ट्राई किया पढ़ने का? हेमेंद्र, शिवानी? सर मैंने हाँ जी। सर मैंने पढ़ा पढ़ा, है। पढ़ा था आर्टिकल? यस अच्छा सर। अच्छा, चलो ठीक है। बाकी बच्चे साइलेंट है, ठीक है। सर अब तुमने मैंने ये नहीं बता पढ़ा। दिया। ऑलराइट, हुज दिस? महेंद्र। हेमेंद्र। हेमेंद्र। कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पर आपको इसलिए क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं और हम पढ़ाएंगे। एनीवे, ठीक है। तो आज का इम्पोर्टेंट जो थीम आती है वो यही आएगा, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट और एक पोवर्टी। इस चीज को लेकर कवर करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं जितना आप सब क्वेश्चन पूछूं उसका आप जल्दी से जल्दी आंसर करें। एक भी बच्चा दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेगा। कोशिश करना कि एक बच्चा अगर बोल रहा है तो दूसरा बीच में ना बोले। और जो मैं समझा रहा हूँ अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही मैं एंड कर रहा हूँ या स्टॉप कर रहा हूँ तो उसके बाद तुरंत पूछा जाए। से फर्स्ट राइट एक्ट है, कुछ हमने पहले से ही टेम्पलेट बना रखे हैं। तो पहली बात तो ये देख लेते हैं हुआ क्या है, इस न्यूज में क्या कह रहा है। तो एक्चुअली में एक एनजीओ समझ लो या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, उसका नाम था कॉल फॉर जस्टिस। इस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है कुछ रीजन्स में, जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल आसाम। और इन स्टेट्स में सर्वे करने पर पता चला है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 का, उसमें जो भी चीजें इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोली गई हैं वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कई जगहों पे प्रोग्रेस दिखी है लेकिन कई जगहों पे जो बेसिक प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो एक्ट का जो बेसिक प्रेमाइस होता है इम्प्लीमेंट करने का, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और ऑल्दो ये सोचो कि 2006 में ये एक्ट आया और अभी कितने साल हो गए, लमसम 18 ईयर्स, उसके बावजूद भी। ठीक है। इसमें आर्टिकल में एक चीज के ऊपर जो हाईलाइट किया गया वो है ये जूम कल्टीवेशन के बारे में। किसी को मालूम है क्या है जूम कल्टीवेशन? कोई बताना चाहेगा? सर मे झूम आई? कर सी। या श्योर श्योर श्योर। सर जूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है, जिसमें कि मतलब जैसे अगर तुमने एक लैंड को यूज कर लिया है उस पर एग्रीकल्चर के लिए, या जो भी फॉरेस्ट यूज हो भी किया है, उसको फिर जलाकर उसको बहुत टाइम के लिए, जैसे 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वो अपनी न्यूट्रिशन फिर से मतलब रिकैप कर सके, बैकअप हो सके उसका। ओके। सो झूम कल्टीवेशन एक फॉर्म का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यानी कि वो ट्राइबल्स लोगों में ये ज्यादा चीजें फॉलो की जाती है। होता क्या है कि एक फॉरेस्ट लैंड हो गया, उस फॉरेस्ट लैंड का कुछ पार्ट जिसमें पेड़ वेड़ होंगे ऑब्वियसली, इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो क्या करते हैं, सीधा सीधा इसमें आग लगा देते हैं, बंद कर देते हैं इतने रीजन में। इसमें आग लगाने के बाद इधर प्रोडक्शन किया जाता है 1 साल या 2 साल, और उसके बाद यहाँ से हटके फिर नए रीजन पे जाया जाता है और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें जला दिया जाता है, फिर उसमें कल्टीवेशन की जाती है इसी तरीके से। और इस पीरियड में अब जहाँ पर यहाँ पर 2 साल किया फॉर एग्जाम्पल, अब अगले 2 साल अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ऐसा समझा जाता है कि वापस यहाँ पर फिर से वही पेड़ फिर से आ जाएंगे। तो ये एक तरीके का एक सस्टेनेबल मॉडल है जो कि इकोलॉजी की भी इम्पोर्टेंस समझता है, और जो ट्राइबल्स या लोकल लोग रहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज उन्हें भी अपनी एग्रीकल्चरल नीड्स होती है फूड के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए, इनकम के लिए।
इसके भी कुछ प्रोस कॉन्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में कहा जा रहा है कि ये झूम कल्टीवेशन है। झूम कल्टीवेशन एक नाम है, मतलब उसी का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, और ये प्राइवेटली नॉर्थ ईस्ट में फॉलो की जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि इस कल्टीवेशन को फॉरेस्ट राइट एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसको करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे हैं उनके राइट की बात कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में। तो उनकी जो एक्टिविटीज हैं उसको भी अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे साथ के साथ, तो आप उनके प्रॉपर राइट्स को इम्प्लीमेंट या फिर उनको एक इम्पोर्टेंस नहीं दे पाओगे। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में थोड़ा सा बताया गया कि ठीक चल रहा है, कुछ में खराब चल रहा है। एक ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कहती है कि 5% जो क्लेम्स हैं सिर्फ वही फाइल किए गए हैं और उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 100 क्लेम्स गए फॉरेस्ट राइट के लिए, उसमें से केवल 5% ही रिकॉग्नाइज किए गए हैं कर्नाटका में। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लेम्स का रिजेक्शन हुआ है, यानी कि 95% जो क्लेम्स थे फॉरेस्ट राइट के लिए उनको रिजेक्ट किया गया है। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनके लिए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया। क्या होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई बताएगा? कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन करना चाहेगा, किसको लेकर कौन सा आर्टिकल है? चेक करना, आर्टिकल 338, 338 शायद ए है। ओके, इसको चेक करना। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात होती है, तो इनके जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट आया। अल्टीमेटली ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, कोई बताएगा एक्ट और रूल्स में क्या अंतर है? बोलो भाई। स्कैम। देखो कैसे साइलेंट हो गए एकदम। मुस्कान, अंतिम, शिवानी, कोई ये बताएगा एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है? सर यस। सर एक्ट मतलब पार्लियामेंट से बनाया जाए, जो कि मतलब लेजिस्लेचर वगैरह से, और एक्ट एंड रूल, और रूल मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव बनाए शायद। हम्म। ठीक है, कंटेक्ट सही है। ऐसा है, पहली बात, कोई एक बिल होता है जो कि एक लेजिस्लेचर बजाता है। लेजिस्लेचर इंडिया में एक पार्लियामेंट है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जो स्टेट लेवल पे होती है पार्लियामेंट, यूनियन लेवल पे होता है। तो बिल जाएगा पहले लेजिस्लेचर में, उस लेजिस्लेचर में मेजोरिटी के साथ पास होगा, और पास होने के बाद वो एक्ट बन जाएगा। और ये एक्ट एप्लीकेबल होगा उस देश के हिसाब से, उस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। ठीक है। अब ये एक्ट है, इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3। और उन सेक्शंस में कुछ कुछ एरियाज खाली छोड़ दिए जाते हैं, जो कि लोकल एरियाज की रिक्वायरमेंट, लोकल स्टेट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होने चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट जो करना होता है वो रूल्स के थ्रू किया जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एक्ट है ये पार्लियामेंट बना रहा है, लेजिस्लेचर, और जो रूल्स बना रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव बना रहा है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो स्पेशली जब रूल्स बनते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एक्ट की मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो होगी, वो इस एक्ट को गवर्न कर रही है। तो अब इसके किसको लेकर के कोई रूल्स बनेंगे ना, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही बनाएगी। ये बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एक्ट लेजिस्लेचर बनाता है और रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाता है। लेजिस्लेचर में आपका या तो पार्लियामेंट आ गया या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और रूल्स में कौन आ जाएगा? आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। सो अपना क्या है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट ये कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी राइट्स देने की बात करता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई क्यों लाया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या हो रहा था। सी, इंडिपेंडेंस से पहले जब राजाओं महाराजाओं का टाइम था, बिफोर द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, उस समय क्या हुआ था कि एक फॉरेस्ट है, अब एक किंगडम होता था, उस किंगडम का पार्ट होता था फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में कुछ लोग भी रहते थे, विलेजेस बना करके या फिर अपना ट्राइबल जो भी लाइफस्टाइल होती है उस हिसाब से।
अब वो एक किंग आ गया इधर का, तो वो किंग क्या करता था कि वो बेसिक राइट्स जो है ना वो इन लोगों को हमेशा देता था कि वो फॉरेस्ट वगैरह में आपको जो जो भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी लेना है, रहना है, या फिर उसकी जो ओनरशिप है वो वहीं के लोगों के पास है। लेकिन किंग साथ में ये भी रखता था कि भाई हमें भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो हम भी आपके जंगलों से ले लेंगे। ये चीज चेंज हो गई। चेंज हो गई किसके आने से? ब्रिटिशर्स के आने से। जब ब्रिटिशर्स आए तो इसी फॉरेस्ट को उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर, इसमें रहने वाले लोगों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये क्या है? एक स्टेट प्रॉपर्टी है। क्या है? स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी मतलब कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाने वाली प्रॉपर्टी है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाने वाली प्रॉपर्टी है, तो जो इसमें रहने वाले लोग हैं उनका कोई भी अधिकार नहीं है इन फॉरेस्ट में से कुछ भी लेने के लिए। आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में। तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स का वन ऑफ द मेन रीजन ये भी था कि फॉरेस्ट की स्टेट ओनरशिप बना दी थी किसने? ब्रिटिशर्स ने। जिसकी वजह से जो वहां पे रहने वाले जो लोग थे, उनके जो रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं, फॉरेस्ट से बहुत चीजें ली जाती है, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, कुछ शहद, एनिमल्स, ये सब चीजें। तो ये सब चीजों का जो ओनरशिप था ना वो खत्म हो गया था। इस वजह से इन लोगों की लाइवलीहुड इम्पेक्ट पड़ती थी। आपने पढ़ा होगा कौन कौन सा रिवोल्ट है, जैसे आ, महल, हम महलवाद, राजमहल हिल्स, राजमहल रिवोल्ट हुआ था राजमहल हिल्स में। इसके अलावा आप ये सिदो कानू, इनके भी रिवोल्ट आप पढ़े होंगे। से अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनका इम्पोवरिशमेंट, फॉर एग्जाम्पल इम्पोवरिशमेंट मतलब आप समझो कि उन लोगों की गरीबी बढ़ती चली गई। इसके बाद इंडिपेंडेंस आया। जब भारत आजाद हुआ तो उधर भी शुरुआती के जो लेजिस्लेशन थे वो किस चीज को एम करके बनाए गए थे कि उन्हें जमींदारी जो थी वो अबॉलिशन करना था। वैसे मालूम है जमींदारी अबॉलिशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? कोई बताना चाहेगा? यार लग रहा है कोई पढ़ नहीं रहा है। शाबिर, बताओ। जमींदारी अबॉलिशन के लिए जो कानून था, कानून कह लो या फिर एक 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 कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके जरिए एक शेड्यूल बनाया गया था। उस शेड्यूल में जमींदारी अबॉलिशन भी लिखा गया है। मुझे जानना है कि वो शेड्यूल क्या है, और ये भी जानना है कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। सर 9वीं सूची में राइटिंग। ये प्रावधान किया गया था भूमि सुधार के नाइन अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था, जिसे कि पहले नाइन्थ अब शेड्यूल। हाँ, इसके और कौन अंतर्गत से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? अ, ये कौन सा 33वें अमेंडमेंट था था? क्या? 33 33वां बहुत ए, आगे पहुंच गए। 33वें में एक ऑप्शन ए बी सी ऐसे करके कौन बी या बी था क्या, ऐसे याद नहीं कंप्लीट तो। नहीं, वो आप आर्टिकल बता रहे हो, आर्टिकल 33A B C। वो 31 का था वैसे, 31 ABC। सी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें शेड्यूल 9 लेकर के आए थे। शेड्यूल 9 में जमींदारी अबोलिशन के बारे में लिखा गया था। ये सब साइड की चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें बताने से फायदा क्या है कि जो मेरी नॉलेज है ये आपको ट्रांसफर हो, चलते फिरते कुछ चीजें आपको याद हो जाए ना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज जरूरी नहीं है आप बुक से ही पढ़ो और वहीं से ही याद करो। ये आपका एक सर मतलब इसके बारे में लाइफस्टाइल का मैं कुछ पार्ट होना बताऊं? चाहिए। बेटा ये अमेंडमेंट वाला पार्ट अभी छोड़ देते हैं, है ना? ये बेसिक चीज नहीं है। ओके, नहीं, इससे भूमि सुधार के बारे में क्या कहा गया है वो थोड़ा। बोलो बोलो बोलो। इसके अंतर्गत पहले जो सरकार है ना भूमि सुधार के कार्य कर रही थी, तो हम्म। वहां पर है ना लोग है ना, जो पहले हम संपत्ति का अधिकार था, हम्म। इसके अंतर्गत है वो लोग है ना फिर केस कर देते थे सरकार पर कि ये हमारी है ना निजी संपत्ति है, सरकार इसे हम्म। हमें छीन नहीं सकती। तो फिर सरकार ने हम्म। सोचा कि ऐसा तो फिर भूमि का बंटवारा सुनिश्चित तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिर हम्म। सरकार ने एक 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसके अंतर्गत वो जितने भी भूमि से संबंधित सुधार थे ना वो सभी इसके अंतर्गत शामिल कर देते थे। परंतु इसमें भी बहुत सारे है ना फिर नेता भी अपने भलाई के लिए ना इसका गलत उपयोग हम्म। करने लगे। ये इसके हम्म। अंतर्गत प्रोसेस हुई थी भूमि सुधार को लेकर। ठीक है ठीक है, मैं भी थोड़ा सा इनका रिफाइन कर देता हूँ। ऐसा हुआ था कि जमींदार थे। जमींदार कौन थे? जमींदार थे इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब क्या होता है कि जो जमीन है उसको जो उगाने वाला इंसान है इन्हें बोला जाता है टेनेंट। ठीक है?
अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इनसे क्या लेना था, रेंट, रेवेन्यू। तो जो ब्रिटिशर्स थे यानी रूलर, उन्हें रेवेन्यू लेना था। बट क्योंकि जो लैंड थी बहुत सारी थी, तो इस पूरी लैंड से अलग अलग जाकर के अपने ऑफिशियल्स को भेज करके रेवेन्यू लेना आसान नहीं था। तो कुछ जगहों पर तो डायरेक्ट रेवेन्यू लेने की कोशिश करी गई, जिसके लिए अलग अलग नाम है, आपने पढ़ा होगा शायद, रयतवारी या महलवारी सिस्टम। और कहीं पर क्या किया गया, बीच में आदमी बिठा दिए गए थे। ठीक है, ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, और इनको इनसे रेंट कलेक्ट करने का बोला गया था। और इनके साथ एग्रीमेंट क्या था कि जो भी रेंट आएगा उसका 90% ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा और 10% वो अपने पास खुद रख सकते हैं। तो ये जो लोग जो थे, इन्हीं को क्या बोला गया था, जमींदार। अब इन जमींदार के पास ब्रिटिशर्स के जरिए सिर्फ इतना दिया गया था कि आप हमारे लिए ये जमीन का कलेक्शन करोगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जमींदारी की जो पोस्ट थी ये हेरिडेटरी हो गई। हेरिडेटरी मतलब कि जमींदार का जो बेटा है वो भी जमींदार ही बनेगा। तो एक सेंस ये बन गया कि ये जो जमीन है इसका मालिक कौन है, जमींदार ही है, क्योंकि वर्ड भी वैसा ही लगता है ना। तो हुआ क्या कि जब भारत आजाद हुआ तो आइडियली तो इन जमीनों की तो ओनरशिप ब्रिटिशर्स के पास थी, और क्योंकि अब जब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अब इंडियन रूल आ गया, तो इनकी ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन जमींदार का भी अपना इन्फ्लुएंस था, ये भी पॉलिटिकली एक्टिव थे। तो इनका माना गया कि हमारा भी राइट है, हमारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको ओन करते आए हैं लैंड को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और एक और चीज, इन जमींदार ने सपोर्ट क्या लिया कि आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉपर्टी का राइट है तो हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई, तो आप इसे कैसे ले सकते हो, बिकॉज ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि इसका ही आधार बना, इसी चीज का आधार बना करके इन इनसे ये जमीनें लेना, सॉरी, जो जमीनें ली जा रही थी इसी का प्रॉपर्टी का राइट बना करके ये जमींदार कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया, लिटिगेशंस बढ़ने लग गए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया, जिसके जरिए शेड्यूल 9 जोड़ा गया। शेड्यूल 9 ये कहता है कि इसके अंदर कोई भी जो कानून है वो ऐड कर दिए जाएंगे, जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, और उस एडिशन के बाद इसमें जो मौजूद कानून है इसके ऊपर जुडिशरी कोई भी अपना रिव्यू नहीं कर सकती है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस तरीके से इनकी जमींदारी ली गई थी। फिर इसके ऊपर भी आगे का जजमेंट है, एक आप लोग पढ़ना फ्री हो तो, IR कोयल हु, सी है, सी कोयल हु केस। ओके, इसके बारे में पढ़ना, 2007 का है, और मुझे बताना कि किस चीज के बारे में है ये। तो अपना क्या चल रहा था टॉपिक, कि कॉलोनियल लेगेसी। तो हो क्या रहा था कि शुरुआत में जो जमीन थी इसके जो मतलब ओनरशिप कह लो, मतलब एक किंग का रूल होता था, किंग ऐसे रिकॉग्नाइज करता था कि ये जो फॉरेस्ट है, इधर जो लोग रह रहे हैं, इन्हीं का ही ओनरशिप है इन फॉरेस्ट में मौजूद रिसोर्सेस पे। ओके, फिर क्या आ गया, जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये पूरी जो फॉरेस्ट है ये भी हमारी संपत्ति है, स्टेट ओनरशिप है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका अधिकार छिन गया, उनका एम्पावरमेंट शुरू हो गया। फिर ब्रिटिशर्स के बाद जब इंडिया, यानी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई तो उसने भी यही गलती करी, क्योंकि वो जमींदारी एबोलिशन का लॉ लेकर के आ रही थी, तो उसने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया, और वो यहाँ पर भूल गई कि फॉरेस्ट पे की जो जमीन है इस पर यहाँ के लोगों का भी अधिकार है। ओके, अब ये चीज जो है, ये चीज की वजह से यहाँ के जो लोग हैं इनका एविक्शन शुरू हो गया। एविक्शन मतलब कि कोई भी बड़ी कंपनी वगैरह आए, वो सरकार के साथ मिल करके सांठगांठ कर लें कि भाई हमें यहाँ पर अपना प्लांट खोलना है, या फिर हमें यहाँ पर कोल माइंस खोलनी है, तो भाई आप हमें ये जमीन दिलवा दो। गवर्नमेंट बोल देते कि ठीक है, इसका आपको इतना रेवेन्यू देना है, इतनी रॉयल्टी देनी है, ठीक है, हम लोगों को हटा देंगे। लोगों को हटाना शुरू कर दिया। कुछ कंपनसेशन की गारंटी करते थे, लेकिन कंपनसेशन मिलता नहीं था, बिकॉज इन लोगों का कोई अधिकार ही नहीं माना गया था। आज के टाइम पे मेरी मान लो खेती है, अब इसकी ओनरशिप क्लियर कट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन में है, तो कल के टाइम पे इसको अगर सरकार लेना भी चाहेगी तो बदले में मुझे कंपनसेशन देगी। लेकिन ये फॉरेस्ट की जमीन है,
इनके लोगों को कंपनसेशन इसलिए ही नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई एक क्लियर कानून नहीं था, और राइट टू प्रॉपर्टी भी सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर था। ये जो फॉरेस्ट थी ना, इसको तो स्टेट ओनरशिप में ही डाल रखा था। स्टेट ओनरशिप सब समझ पा रहे हो ना, कि गवर्नमेंट ने खुद ओन कर रखी है वो प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की है। अब इसके आगे क्या हुआ कि रियलाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट को पता चला, समझ में आया कि हाँ हमारे पास कितनी है, समथिंग 7.5% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है, ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हम एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड को इस फॉरेस्ट लैंड को अपनी बता करके, और इन लोगों को राइट ना दे करके। इसलिए 2006 में कानून आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसमें कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा और भी कोई कम्युनिटी अगर फॉरेस्ट में रहती हो तो उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। गौर ये जो फॉरेस्ट की जमीन है ये तो अभी भी ओन सरकार ही करती है, लेकिन इस जमीन पर इन जो पहले से रहते आ रहे लोग हैं इनके भी कुछ अधिकार है। उन अधिकारों को माना गया फॉरेस्ट राइट एक्ट के जरिए। वही चीज यहाँ पर है। कॉलोनियल लेगेसी, मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 आया था, इसको ध्यान रखना सबके सब। ये पूरा नीट एंड क्लीन करके मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर करता हूँ ग्रुप पे। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1878 में, उसके थ्रू फॉरेस्ट को क्या बोल दिया कि स्टेट की प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस वजह से मना कर दिया। इस वजह से जो लोग रह रहे थे उनके अपने लाइवलीहुड का लॉस होने लग गया। साथ में एक ये भी चीज करी कि फॉरेस्ट विलेज को स्टेब्लिश किया गया, और बदले में कंपलसरी लेबर की बात करी गई। इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट के जरिए एक जंगल है, जंगल में लोग हैं, तो इनको बोल दिया गया कि ऐसा होता था कि कोई कोई विलेज है या कोई कोई कम्युनिटी है जो कि गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध बना के चल रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, कि हम रिवॉल्ट नहीं करेंगे, चलो ठीक है, अब हमारी इतनी चीज मान लो। एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक पैसिफिस्ट पॉलिसी बना के चलते थे लोग। तो उन लोगों को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि ठीक है, हम आप जहाँ रह रहे हैं इसे हम फॉरेस्ट विलेज के तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। आप क्योंकि फॉरेस्ट विलेज का पार्ट हो, तो आपके पास थोड़े से राइट हैं कि आप जाकर जंगल से लकड़ी तोड़ के लेकर के आ जाओ, या फिर आप उधर से कुछ अपना सामान है, हनी या फिर कुछ भी वैक्स वगैरह कलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, बट इसके बदले में आपको हमारे यहाँ थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ेगी, जैसे कंपलसरी बोला गया। ये सब चीजें क्यों बताई जा रही हैं, कुछ भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में पूछ लें कि क्या फॉरेस्ट विलेजेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यस और नो। तो मतलब यस नो नहीं, मतलब आपको स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी राइट है कि रॉन्ग है। अल्टीमेटली इसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस का टाइम आएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में दो फेजेस माने जाते हैं। एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, और 2006 से उससे पहले का पीरियड, और ये 2006 से बाद का पीरियड। तो जो पहले का पीरियड था, इधर भी जो ब्रिटिशर्स ने किया था कि स्टेट की प्रॉपर्टी है, वही चीज इंडियन गवर्नमेंट ने भी फॉलो करी, और उसी के आधार पर एक्ट्स भी बने। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, सेम ही पर्सपेक्टिव था कि भाई ये जमीन तो स्टेट की है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप इन लोगों को शिकार नहीं कर सकते इन जानवरों का। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बात करी गई कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, इनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का क्या रोल रहेगा, इन चीजों का ख्याल रखा गया। ठीक है, अल्टीमेटली इन दोनों चीजों से भी कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनके राइट्स का हनन हुआ, एंक्रोचमेंट माना गया। जो लोग वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं तो एक जमीन को एक्वायर कर रहे हैं 1 साल के लिए, जला करके वहां के जंगल को, तो उस जलाने को और उस जमीन को कल्टीवेट करने को एंक्रोचमेंट माना गया। और क्योंकि एंक्रोचमेंट कहा जा रहा है, एंक्रोचमेंट मतलब कि अधिग्रहण करना, इलीगली अधिग्रहण करना, तो उसके पीछे पेनल्टीज भी थी। लेकिन हम यहाँ पर क्यों भूल जा रहे हैं कि जो लोग उस जंगल में रह रहे हैं वो अभी से नहीं रह रहे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से रह रहे हैं। तो उन्हें आपके लेजिस्लेशन या फिर आपकी चीजों से क्या मतलब, वो उनका लाइफ स्टाइल है। और क्योंकि वो एक आपकी गवर्नमेंट या आपके स्टेट का एक पार्ट है, आपके देश का एक हिस्सा है, 7.5% पॉपुलेशन है, तो आपको उनके भी राइट्स रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। जस्ट बिकॉज दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम यू, तो डजेंट मीन कि है ना आप बिल्कुल अपने ही कस्टम्स उनके ऊपर थोप दोगे, अपना ही स्टाइल, अपने ही लेजिस्लेशन उनके ऊपर थोप दोगे। हमें उनकी भी कंडीशन समझनी पड़ेगी कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी सिचुएशन क्या डिमांड करती है, ताकि हम उन लोगों का और भला कर सकें। अल्टीमेटली फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 में, जिसमें इंडिविजुअल और
यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, इंडिविजुअल प्लस कम्युनिटी, दोनों के फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? इंडिविजुअल मतलब एक इंसान का अधिकार, और एक कम्युनिटी यानी लोगों का अधिकार, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई गेस करना चाहेगा? इंडिविजुअल में होता है कि सिर्फ कोई संपत्ति है तो उस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होगा, और दूसरा था उसके अंतर्गत एक समुदाय का होता है, मतलब उसमें सम्मिलित रूप से सभी संसाधन एकत्रित कर लेते हैं और सामूहिक रूप से उनका उपभोग करते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ, जैसे आपने बोला कि फॉरेस्ट, आपने प्रॉपर्टी के एंगल से बोला, लेकिन अगर मेरे को वैसे बताना हो, जो इंडिविजुअल राइट्स हो गए, ये वो होते हैं कि एक इंसान की जो पर्सनल अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए, एक इंसान की अपनी खुद की डिग्निटी, ओके, खुद की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइवलीहुड, उसके जीने का सहारा, इन चीजों को जो रिकॉग्नाइज करे, वो इंडिविजुअल राइट्स हैं। कम्युनिटी राइट्स जो इनका लाइफस्टाइल, मतलब लोगों का, इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी का लाइफस्टाइल भी तो अलग हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम एज अ कम्युनिटी, उनका एक लाइफस्टाइल अलग है, उनका पहनने का तरीका अलग है, हिंदूज का अलग है, रिलीजन वाइज, ऐसे ही लैंग्वेज वाइज भी डिफरेंसेस होते हैं, तो एज अ कम्युनिटी का भी लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, कम्युनिटी का हैबिट्स अलग हो सकती हैं, तो इनको भी रिस्पेक्ट करना जिन राइट्स के थ्रू किया जाता है उन्हें कम्युनिटी राइट्स बोलते हैं। आप अगर फंडामेंटल राइट्स को ध्यान से देखोगे, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक जितना भी पार्ट है, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स के बीच में ही डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल कौन सा था, अनटचेबिलिटी का अबोलिशन कौन सा में होता है? 17, आर्टिकल यस। 17 आई गेस। हम्म आर्टिकल 70। आर्टिकल 17 अबोलिश। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस नो, आवाज आ रही है सबको? कंफर्म करो। यस यस सर। सर। ओके, गुड। अभी तक का जो बताया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यस नो? यार कितने साइलेंट हो गए। मैं हर बार बोलता हूँ बायलेटरल रखा करो बातें, खुद भी कुछ बोलोगे तभी तो चलेगा। सर एक काम करते हैं, एक दो बच्चे जिनका बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है ना, उनको अनम्यूट ही करा लो, सो दैट कि वो कम्युनिकेट बीच में करते ही रहें। एटलीस्ट वो तो कर लेंगे सिंसियर, जैसे कोई बच्चा है तो। तो अम, सर मैं तो हर बार बोलता हूँ इन्हें अनम्यूट रखने के लिए, मुस्कान, मुझे आपका ये एक पता बार नहीं क्यों। अनम्यूट करना। यस सर। हाँ, आपका बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट रखो, ठीक है। और सर कुछ भी पूछें तो उसका फिर रिस्पॉन्ड करते रहना। एंड इस पे देखते हैं फिर, अगर सर अगर ऑडियो अगर ब्लॉक होता है ना, तो फिर मैं मुस्कान को मैसेज कर, मुस्कान पर्सनल मैसेज कर दूंगा आपके पास कि आप म्यूट कर लेना उस टाइम पे, ठीक है। ओके सर। तब तक आप अनम्यूट रखो, ठीक है सर, कंटिन्यू। ओके सर। तो हाँ, कहाँ थे हम? और फॉरेस्ट राइट कुछ तो बता रहा था मैं। सर आर्टिकल 17 पर थे आप। हाँ 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 हाँ, कम्युनिटी राइट एंड इंडिविजुअल राइट, ओके, कहाँ गया? जो भी है, तो इंडिविजुअल राइट्स वो होते हैं जो कि एक सिंगल पर्सन की डिग्निटी वगैरह को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एस्टेब्लिश करते हैं, उनके लिए एक जुडिशियल बैकिंग देते हैं। और कम्युनिटी राइट्स वो होते हैं जो एक कलेक्शन ऑफ पीपल इनके राइट्स को गवर्न करते हैं। इंडिविजुअल राइट में अक्सर वो चीजें आती हैं जो कि उसके लाइवलीहुड, डिग्निटी को लेकर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए आप आर्टिकल 21 को रेफर कर सकते हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी आर्टिकल है, आर्टिकल 22, यस, आर्टिकल 22। और ऐसे ही जब कम्युनिटी के राइट्स की बात करते हैं, तो जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 हो गया, या फिर आप कह सकते हो आर्टिकल 25, जैसे रिलीजन का राइट 25 to 28, इवन 29 और 30 भी, ओके। तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में भी इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स को रेस्पेक्ट करने की बात करी गई है। अब इनमें किन के कौन लोग माने जाएंगे, इसमें सबसे पहली चीज है यहाँ पे जैसे लिखा है 2005 डेडलाइन। इसका मतलब क्या है कि जंगल में रहने आए हुए लोग, उनको हमें राइट्स देने हैं,
ओके। अब क्या मैं उस इंसान को भी राइट दे सकता हूँ जो पिछले एक दिन पहले ही रहने आया, या क्या मैं उसको राइट दूं जो जनरेशन टू जनरेशन 1000 साल से रहते आ रहे हैं? किसके लिए वैलिड रहेगा? ऑब्वियसली उसके लिए जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन से रहते आ रहा है। ओके, बिकॉज इन लोगों की हैबिट्स में फॉरेस्ट बसा होगा, इनका पूरा सारा का सारा कल्चर, पूरा कल्चर जो है वो इनके डीएनए में होगा काइंड ऑफ। तो जो लोग जनरेशन टू जनरेशन रहते आ रहे हैं उन्हीं लोगों को राइट्स देने की बात करी गई, और उसमें एक डेडलाइन दे दी गई कि 2005 से पहले पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जो कम्युनिटी रह रही होगी हम उन्हीं के राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। जो 2005 के बाद आके नए लोग सेटल होंगे उनके राइट्स को हम नहीं मानेंगे। तो 2005 याद रखना है आप लोगों को। फॉरेस्ट विलेज याद है क्या बताया था मैंने? कोई बच्चा बताना चाहेगा? अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम पे फॉरेस्ट विलेज को एस्टेब्लिश किया गया था। याद नहीं आ रहा। फॉरेस्ट विलेज वो थे जो लोगों मतलब कुछ ट्राइबल्स को इकट्ठा करके विलेज के फॉर्म में उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, जिनसे ये बोला गया था कि आपको थोड़ा सा अलाउड है कुछ चीजें लेने का फॉरेस्ट में से, बट इन रिटर्न आपको फोर्स लेबर काइंड ऑफ कंपल्सरी लेबर जो होती है वो भी आपको देनी पड़ेगी। ये था ब्रिटिशर के टाइम पे की पॉलिसी। तो इन फॉरेस्ट विलेज को जो ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज किया था इनको कन्वर्ट कर दिया रेवेन्यू विलेजेस में। ये रेवेन्यू विलेजेस जो हैं ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है। ओके, तो उसी चीज को यहाँ पर पास कर दिया गया। मतलब क्या है रेवेन्यू विलेजेस का? कि वो विलेज जहां से रेवेन्यू आ रहा है। ऐसे समझ लो कि जैसे ये एक विलेज है, अब इसके आसपास और भी विलेजेस होंगे, तो इस पूरे कंबाइंड एरिया का जो रेवेन्यू होगा वो ये वाला जो बीच का विलेज है ये कलेक्ट करेगा। ये कैसे कलेक्ट करेगा? यहाँ पर एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाएगा जैसे बोला जाता है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, और वो जो वीडियो है उसका राइट होगा। वीडियो के अलावा आपने सुना होगा वर्ड होता है गांव देहाती में स्टाइल में जिन्हें अमीन बोला जाता है। ये एक पोस्ट भी होती थी शायद मुगल्स के टाइम पे। तो ये यहाँ का लोकल एरिया का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करते हैं। तो इसी आधार पर ही रेवेन्यू विलेजेस फॉरेस्ट में भी होंगे। जो पहले फॉरेस्ट विलेजेस थे उन्हीं को रेवेन्यू विलेज बोला जाएगा। ये बात कही गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट में। इंडिविजुअल राइट्स की बात के अलावा कम्युनिटी राइट्स की बात करी गई। इंडिविजुअल राइट्स में क्या बोला गया वो समझ लो पहले। इंडिविजुअल राइट्स मतलब कि एक सिंगल पर्सन का क्या अधिकार है? उसको अधिकार है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP। इनको ये कलेक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, आई गेस 3-4 साल पहले आया था कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या काउंट होता है। और 2 साल पहले की शायद न्यूज भी थी कि जो बेम्बूज हैं उनको माइनर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में गिना जाएगा। तो इंडिविजुअल जो है उनको राइट होगा कि एक जंगल में जाकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकें। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि जो भी जंगल की चीज सिर्फ पेड़ का जो तना होता है, टिम्बर, पेड़ की लकड़ी होती है जो कि फर्नीचर वगैरह एक कमर्शियल यूज में जो काम की जाते हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट में बाकी जो कुछ भी उग रहा है उसके ऊपर यहाँ के फॉरेस्ट में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनका राइट है कि वो उसे कलेक्ट करके उसको ओन कर सकते हैं। इंस्पाइट कि उस पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, फिर भी उसमें से राइट दे रही है। ये इस तरीके से जो ट्रेडिशनल राइट है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है उन ट्राइबल्स का, उसकी रेस्पेक्ट कर रही है, उनको एक लाइवलीहुड का सहारा दे रही है। अभी इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन एक जनरेट होगा, आप लोगों की अटेंशन चाहिए, और वो क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ये कलेक्ट करने का राइट होगा इंडिविजुअल्स का। अब आ गई बात इसकी कम्युनिटी राइट्स। कम्युनिटी के क्या राइट्स हैं? उनके राइट्स हैं फॉरेस्ट को मैनेज करना। उसमें भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑब्वियसली आ जाएगा कि एक पूरा विलेज है उसके पास अपना राइट है कि हमारे आसपास का सराउंडिंग का इतना एरिया है विलेज का वो फॉरेस्ट में आता है, तो उतने की ओनरशिप इस विलेज को दे दी जाए कि भाई आप इतने का ये पार्ट आप कलेक्ट कर सकते हो।
ओके। इसके अलावा उनके पास ये भी राइट होगा कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात हो रही है उस जंगल में, उसके ऊपर वो अपनी वोटिंग या फिर अपनी बात कह सकें, यानी उन्हें एक स्टेक होल्डर की तरीके से काउंट किया जाएगा। स्टेक होल्डर मतलब कि जिसका स्वार्थ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में निहित हो, यानी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला हो उस प्रोजेक्ट की वजह से, उसे उसे स्टेक होल्डर कहा जाता है। और इसमें उस जंगल में रहने वाले लोगों को स्टेक होल्डर के तौर पर गिना जाएगा। इससे क्या होगा कि कल के दिन कोई भी, फॉर एग्जांपल टाटा, ये यहाँ पर आकर के कहती है कि हमें यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, लेकिन हमें उसमें से ये जगह चाहिए और इसके पूरे जो पेड़ हैं ये हमें काटने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इन पेड़ों को यहाँ से काट के जो हटाएंगे, उसकी जगह कोई और जगह होगी, वहां पर हम बराबर पेड़ इक्वल अमाउंट में उगा देंगे। तो आपका जंगल का जंगल भी रहा और हमें भी लैंड मिल गई। लेकिन क्या इसमें उन लोगों ने इसकी बात करी जो यहाँ पे लोग रह रहे थे? नहीं। इसी वजह से इनको स्टेक होल्डर के तौर पर गिनने की जरूरत है। इसलिए कम्युनिटी राइट्स में इन लोगों को स्टेक होल्डर के तौर पर गिना जाएगा। और उसको गिनने से क्या होगा कि कल के दिन जब टाटा प्लांट लगाना चाहेगा तो वो सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं परमिशन लेगा, उन्हें उसे आकर के यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी परमिशन लेनी होगी कि भाई हम यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं कि नहीं, आपकी सहमति है कि नहीं है। आया सबको समझ में? यस नो? यस सर। आज बड़ा सा। यस सर। ओके, मुस्कान को समझ में यस आया। सर। गुड। आरुष सर? हम्म, ठीक है। हाँ, इसका एक एग्जांपल है, ये मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे, नियमगिरी केस। नियमगिरी क्या है? नियमगिरी एक रीजन है, कहाँ पे? उड़ीसा में। तो वहां पर क्या हुआ कि एक ग्रुप है वेदांता, जो कि अपना हॉस्पिटल्स वगैरह भी खोलते हैं और उसके अलावा उनके प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा में नियमगिरी एक रीजन है, उधर वेदांता को अपना एक प्रोजेक्ट खोलना था। ठीक है, तो वहां पर जिस जगह पर प्रोजेक्ट खोलना था वहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है, जैसे कहते हैं खोंड, KHOND। खोंड से लिखा है ना शायद। खोंड, कौंध, खोंड नहीं कौंध। ओके, तो KONDH, कौंध ट्राइब है। तो ये एक्वायर कर लिया इन्होंने प्रॉपर्टी, लेकिन ये ट्राइबल कम्युनिटी है, इसके यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स के अंदर कुछ राइट्स भी थे। तो अल्टीमेटली ये लोग चले गए कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके सपोर्ट में फैसला दिया। तो कभी भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अगर कभी क्वेश्चन आए कि भाई इससे क्या लोगों का सही में फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि नियमगिरी केस का जजमेंट सजेस्ट करता है कि लोगों के पास राइट्स हैं और उसको कोर्ट ने भी अच्छे से रिकॉग्नाइज किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ये है आपका टोटल फॉरेस्ट राइट एक्ट। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक आपका टॉपिक आ सकता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है, तो दिमाग इस्तेमाल करना, हमेशा टेबल को रटने की कोशिश मत किया करो। लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अगर आता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज टिम्बर से रिलेटेड होगी, टिम्बर मतलब पेड़ की लकड़ी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर लिस्ट में होगी तो वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं गिना जाएगा। बाकी इसके अलावा हनी, वैक्स, कुछ भी लिखा हो वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में गिना जाएगा। एक बेम्बू का क्वेश्चन आ जाता है, तो बेम्बू भी आपको टिक मारना है कि यस ये भी गिना जाता है। पहले इसको ट्री का स्टेटस दिया गया था, जैसे पेड़ के तरीके से माना जाता था, लेकिन अब इसको MFP के जरिए गिना जाता है। इससे क्या है कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं ना, उन्हें बेम्बू काट करके ले जा करके उसको भी बेचने का राइट हो जाएगा। बीच में बंद हो गया था, उससे पहले बंद था, तो उसकी वजह से क्या होता था, स्मगलिंग शुरू हो गई थी कि बेम्बूज ले जाते थे काट के, जो पुलिस वाले होते थे उन लोगों को कुछ पैसा खिलाया और इस तरीके से एक इलीगल एक्टिविटी चलती थी। ऑलराइट, ये हो गया फॉरेस्ट राइट एक्ट। एक ये आया था आपका कि हैज प्रॉपर्टी रियली, तो ये वाला जो आर्टिकल है इसने सीधा सीधा बताया कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में गिनी जानी चाहिए, जैसे जूम कल्टीवेशन वगैरह। तो उसके लिए भी सजेशन दिया है कि ट्राई टू इनकलकेट दीज इन फॉरेस्ट राइट एक्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि हैज प्रॉपर्टी रियली ड्रॉप टू 5% इन इंडिया। ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन का मतलब कि क्या इंडिया में जो पॉवर्टी है वो वाकई में 5% तक आ गई है, यानी कि अब इंडिया में 95% पीपल क्या पॉवर्टी में नहीं आएंगे, ये सवाल है। अब ये सवाल क्यों आ रहा है, 5% का ही नंबर क्यों आ रहा है? उसका नंबर इसलिए आ रहा है बिकॉज नीति आयोग के सीईओ ने हाल फिलहाल में ही कहा कि जो प्रेजेंटली सर्वे आया है कंजम्पशन के बेस पर, उस कंजम्पशन सर्वे के एनालिसिस किया जाए तो ये पता चलता है कि इंडिया में केवल 5% लोग ही पॉवर्टी लाइन में रह गए हैं। अब ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है बिकॉज हम आए दिन बहुत चीजें देखते हैं, गरीबी से लेकर चीजें, दिल्ली से लेकर किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा पॉवर्टी का लेवल क्या है, वहां के स्लम्स में जाओ तो क्या हम वाकई में ये माने कि है ना इंडिया में सिर्फ 5% ही गरीब रह गए? ये है क्वेश्चन। तो चलो इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा गया है। तो नीति आयोग का जो सीईओ है वो बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने क्लेम किया है कि 5% पुअर्स है इंडिया पे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया 2023 में और 22-23 का, ठीक है। और ये कहता है इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो इसके एनालिसिस में ये पता चलता है कि जो बॉटम के 5% है उन्हीं का कंजम्पशन लेवल सबसे लो है। तो अगर कंजम्पशन लेवल के बेसिस पर अगर मेरे पॉवर्टी काउंट करनी हो तो आई वुड से कि सिर्फ 5% ही लोग जो हैं वो ही पुअर हैं, बाकी इसके अलावा नहीं है। अब ये वाले पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट जो फेवर में थे उन्होंने बोला कि तेंदुलकर कमेटी एक बार एस्टेब्लिश हुई थी जो कि पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती थी, और उस पॉवर्टी लाइन और तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो भी अभी कहेगी कि 2% के आसपास ही लोग इंडिया में गरीब है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको वो दे दे रहा हूँ काइंड ऑफ हिंट, आप लोग खुद पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। फिर इस पर्सन ने इस आर्गुमेंट को अगेंस्ट में कहा कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है 2.15%, ऑब्वियसली उसके हिसाब से भी 5% ही दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट या फिर अदर परचेसिंग पावर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पॉवर्टी इतनी कम नहीं हो सकती। अल्टीमेटली हमें हमारी जरूरत है कि हमें जो पॉवर्टी जिस वैल्यू के साथ हम गरीबों को गिनते हैं उस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आगे का ये पोल बच्चन चल रहा है, ये सब आप लोग खुद पढ़ना। मेरा मेरा जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो है कि इसमें से रिलेटेड आपका मेंस और प्री को लेकर के क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस करना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, क्या कहता है ये। तो पहली बात तो हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करी जा रही है। कंजम्पशन क्या मतलब क्या होता है, खपत करना, यानी कोई चीज को खरीदना, किसी चीज के लिए पैसा खर्च करना। ओके, तो वो पैसा खर्च किया उसके बाद वो चीज आई और फिर उसको कंज्यूम करना। कंज्यूम क्या केवल खाना किया जा सकता है? नहीं, कंज्यूम हाँ और भी चीजों का होता है, नॉन फूड चीजों का, जो कि आपका कोई व्हीकल लिया आपने या कोई फर्नीचर लिया तो वो भी कंजम्पशन में गिना जाएगा इकोनॉमिक टर्म में। ओके, और सिर्फ गुड्स को नहीं गिना जाता, यानी सामान जो फिजिकल चीजें हैं उन्हीं को नहीं गिनाया जाता, सिर्फ इंक्लूडिंग सर्विसेज को भी गिना जाता है, जिसमें आपका हॉस्पिटल में जो एक्सपेंडिचर किया गया वो आप क्या कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो तो क्या है, सर्विस ले रहे हो। तो जो सर्विसेज हो रही हैं उसका भी जो कंजम्पशन कर रहा है और जो गुड्स का कंजम्पशन है दोनों को ही गिना जाता है। अल्टीमेटली क्वेश्चन आ सकता है कि इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ओनली गुड्स आर काउंटेड, या फिर ओनली फूड रिलेटेड गुड्स आर काउंटेड, या फिर फूड एंड नॉन फूड आर एज अ गुड्स आर काउंटेड। ठीक है, सर्विसेज अगर नहीं लिखा तो आप उसको रॉन्ग स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हो। ऑलराइट, ये नीचे के कुछ फैक्ट्स हैं, इसको अभी करते हैं, पहले देखें जरा अटेंडेंस क्यों कम हो रही है भैया। अंतिम, मुस्कान, हेमेंद्र, शोभा, सिमरन, स्वाति। ओके, ठीक है। एक बात बताओ, कोई आप लोग हो यहाँ पर, क्या मेरा पढ़ाई हुए में आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बच्चे को तो प्लीज हाईलाइट करने की कोशिश करो। मुस्कान, नो सर। आपको समझ में आ रहा है जो जो अभी हाँ। तक बताया? हाँ सर। किसी भी नो सर नहीं आ रहा? मतलब सर आ रहा है, आपने बोला ना कि नहीं आ रहा। ओके, तो ऑलराइट ठीक है, फिर आरुष सर से बोलता हूँ मैं इनका नाम नोट करने को। ऑलराइट, इस चीज पे ध्यान दो, सभी बच्चों से फोकस की उम्मीद करता हूँ। से हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात हो रही है, ये सर्वे कौन कराता है ध्यान रखना है,
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। मॉस्पी के अंडर में आता है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनएसओ। ये हर 5 साल में ये वाला हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे करती है। जैसे पहले 2017-18 में भी किया था, और इसका जो डेटा है वो रिलीज नहीं किया था। बोल दिया कि यहाँ की इसकी डेटा की क्वालिटी सही नहीं थी, या फिर पॉसिबल है कि जो डेटा आने वाला था वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था। कुछ भी हो सकता है रीजन। तो आपको यह समझना है कि 5 साल में होता है एनएसओ, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और सीएसओ का कॉम्बिनेशन के साथ एनएसओ बना है, और एनएसओ मॉस्पी के अंडर में आता है। क्या कहता है ये सर्वे? नीति आयोग के स्टेटमेंट के हिसाब से इस सर्वे से इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि सिर्फ इंडिया में 5% लोग पुअर रह गए हैं। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि आप इन 5% को पुअर में मानते हो या फिर एक्सट्रीमली पुअर कहते हो। तो अगर एग्जाम में अगर आपको कहीं पे लिखना पड़ जाए मेंस में, तो फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या पॉवर्टी के ऊपर आ जाए, तो आप क्या लिख सकते हो कि एज पर नीति आयोग, बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, देयर आर 5% extremely poor Indians in there are 5% household that are extremely poor. ओके, आपको एक्सट्रीमली पुअर लिखने की जरूरत है, क्योंकि इस सर्वे के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। तो 5% ही कैसे पॉपुलेशन होती है, तो एक्सट्रीमली पुअर लिखना ज्यादा हमारे लिए सेफ साइड है। अब इसके ऊपर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एमपीसीई, इसी के बेस पर ये सर्वे का डेटा है। तो पहले ये समझो कि एमपीसीई क्या होता है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, कंजम्पशन मतलब कुछ कंज्यूम करने के लिए खर्चा करना, जिसमें आपको बताया फूड एंड नॉन फूड प्लस सर्विसेज आती हैं। पर कैपिटा मतलब क्या है कि एक इंसान यानी एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाना वाला खर्चा, और मंथली मतलब क्या है, एक महीने में किया जाना खर्चा। तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चा जो कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है एक इंसान के द्वारा एक महीने में, उसी को मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये जो डेटा है एमपीसीई, ये इसके अंडर में आया, और ये क्या कहता है कि 33.5% कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब कि जो 2011-12 में लोगों का खर्चा होता था कंजम्पशन में, उससे अब 33% ज्यादा हो रहा है। अर्बन में 3,510 रुपए बढ़ा है, और रूरल में यही 40% एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब इसका एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? कोई कोई बोलना चाहेगा साथ में? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेकर के ही डेटा को क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है? क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐसा कि उसको सर हम पॉवर्टी से रिलेट कर रहे हैं? सर कंजप्शन मतलब एक बेसिक नीड है, फूड और शेल्टर वगैरह हम बेसिक नीड में गिनते हैं उसको। तो शायद जैसे अभी एचसीएस का जो सर्वे आया था उसमें बताया गया कि फूड पर अब लोग कम कंजप्शन कर रहे हैं, मतलब यानी मॉडर्निटी या टेक्नोलॉजी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड था उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो मतलब लोगों के पास इतनी इनकम आ गई है कि वो अपना फूड कंजप्शन तो कर ही सके, बल्कि मॉडर्निटी में भी आगे बढ़ सके टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो इस चीज को करके शायद बोला जा रहा है कि पॉवर्टी कम हो गई है। ओके, तो आप इसका लिंक ऐसे बैठता है कि कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों के पास इनकम भी बढ़ रही है कंजम्पशन के साथ। ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तभी तो कंजम्पशन ज्यादा कर पाएंगे, और क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ रही है तो मतलब कि कहीं ना कहीं पोर्स की संख्या जो है कम हो रही है। यही बात है। सर मुझे एक डाउट था। बोलिए। सर जैसे अभी इन्फ्लेशन का आ रहा है कि फूड कंजप्शन पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन तो तभी बढ़ेगी जब इंसान ज्यादा खरीदेगा या कम सामान आएगा सप्लाई डिमांड के उससे। तो लेकिन अब ये एचसीएस सर्वे बोल रहा था, उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था कि कम कंजप्शन कर रहा है फूड का, और इधर पॉवर्टी बोल रही है कि 5% बची हुई है। तो मतलब ये तीनों चीजें लिंक नहीं हो रही है, कैसे होंगी? मैंने उस दिन भी आपको एक आंसर तो दिया था
लेकिन अभी मैं उस चीज को क्लियर करता हूँ। पहले और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सेट करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन डील करते हैं। सर। ओके। सर। हाँ तो बच्चों, जो भी है ये वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया, ये मॉस्पी ने किया। उसके अंडर एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा किया गया, 5 साल के अंतर से होता है। और इस डेटा के आधार बनाकर के नीति आयोग के सीईओ ने कहा है कि 5% ही इंडिया में पुअर रह गए हैं। मैंने आपको बताया कि अगर डेटा कहीं पे लिखना हो तो आप एक्सट्रीमली पुअर में लिखोगे इसे। इसके बाद मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात बताई मैंने, कि इस सर्वे के दौरान एमपीसीई कैलकुलेट किया जाता है। एमपीसीई का मतलब क्या है, कि एक इंसान एक महीने में कंजप्शन करने के लिए कितना खर्चा कर रहा है, उसके बारे उसको कैलकुलेट किया गया है। ओके। और उस आधार पे ये बताया गया है, जो अभी की वैल्यू आई है वो जो 2011-12 में जो वैल्यू थी उससे 33% ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, कि लोग जो 2011-12 में अगर 100 रुपये खर्च करते थे, तो आज के टाइम पे 133 रुपये खर्च कर रहे हैं। कहाँ पे? अर्बन एरिया में। बिकॉज 33% इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही 40% इंक्रीज हुआ है कहाँ पे? रूरल एरिया में। इसका मतलब है कि अगर 2011 में 12 में लोग 100 रुपये खर्च करते थे, तो आज के टाइम पे रूरल पीपल आर स्पेंडिंग 140 रुपीज, 140 रुपये खर्च कर रहे हैं किसमें? कंजम्पशन करने के लिए। ओके। और कंजम्पशन किस चीज का कर रहे हैं वो लोग? गुड्स का कर सकते हैं। गुड्स में जैसे खाना हो सकता है, और नॉन फूड में आपको बताया जैसे मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, शेल्टर वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। और सर्विसेज भी होती हैं। सर्विसेज में जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सभी की सर्विसेज लेना, उस पर भी खर्च कर रहे हो। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो फूड आइटम्स का जो शेयर है वो क्या हो रहा है? फॉर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से सुनना सबके सब। अगर रूरल गांव का रहने वाला आदमी, उसके पास 100 रुपए हैं, तो वो खाने पर खर्च कर रहा है, तो वो 46 रुपीज खर्च कर रहा है 100 रुपए में से। और अगर अर्बन में, शहर में आदमी है, अगर वो 100 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसमें से खाने के ऊपर खर्च कर रहा है केवल 39 रुपीज। इसका मतलब क्या समझ में आता है, कि एक तरीके से इसको आप ऐसे भी इन्फर कर सकते हो, अगर एक एमेच्योर पर्सन की तरह करना है, कि 100 रुपए में से 40 रुपए यानी कि रूरल पर्सन को ज्यादा खाने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ज्यादा खाने के लिए खर्च कर रहा है। और अर्बन पर्सन कम खाता है, इसलिए वो कम खर्च कर रहा है। ये भी हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं उसे, इन्फरेंस, वो जो निकाला जा सकता है, वो ये कह सकते हैं कि अर्बन पर्सन जो है वो ज्यादा कमाता है, अर्न ज्यादा करता है। और जो रूरल है, गांव का आदमी, वो कम कमाता है। अर्बन के पास अगर दोनों के दोनों को खाना तो बराबर ही है, और अर्बन का भी खाना मान लो 30 रुपए का आ रहा है, रूरल का वाले का भी 30 रुपए का आ रहा है। लेकिन अगर अर्बन वाले की इनकम 200 रुपए है और रूरल वाले की इनकम 100 रुपए है, तो जो रूरल वाले का जो अपना खाने का जो शेयर होगा अपनी इनकम में से, वो तो 30% हो जाएगा। और जो अर्बन मारेगा, अपने इनकम में से जो शेयर होगा वो हो जाएगा केवल 15%। तो इस डेटा के हिसाब से भी ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो रूरल का आदमी है वो अर्बन के आदमी से कम कमा रहा है। इसीलिए तो उसे अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है खाने के ऊपर। ये समझ में आया सबको? यस, नो? यस सर। मुस्कान को समझ में आ गया? अंतिम? सर थोड़ा सा एक बार रिपीट कीजिए, थोड़ा वो अभिप्राय वो। ऐसा समझो कि अगर एक गांव का आदमी हो गया रूरल, और एक शहर का आदमी होगा अर्बन। अब ये डेटा क्या कह रहा है, कि अर्बन का 39%, मतलब टोटल इनकम का मान लो 100 रुपये मान लो, तो अर्बन आदमी जो है, शहरी आदमी, वो अपने 100 रुपये में से 39 रुपये ही खर्च कर रहा है खाने के ऊपर। और जो गांव का आदमी है वो खाने के ऊपर, फूड आइटम्स पे जो खर्च कर रहा है, वो 46 रुपये कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कि जो रूरल आदमी है वो ज्यादा खाने के ऊपर खर्च कर रहा है अपने इनकम का, और अर्बन आदमी कम खर्च कर रहा है। इससे हमें दो चीजें समझ में आ सकते हैं, कि या तो रूरल आदमी ज्यादा खा रहा है इसलिए ज्यादा खर्च कर रहा है, और अर्बन कम खा रहा है कम खर्च कर रहा है। लेकिन ये एक मतलब क्या कहते हैं, मेच्योर आर्गुमेंट नहीं है। कौन कह सकता है इस चीज को? इसका इन्फ्रेंस, जो ट्रू इन्फ्रेंस निकलेगा, वो ये निकलेगा कि जो रूरल वाला है उसकी इनकम कम है, और अर्बन वाले की इनकम ज्यादा है। कैसे? इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, कि मान लो रूरल वाले के पास 100 रुपए है, और अर्बन वाले के पास 200 रुपए है इनकम। महीने के एंड पे रूरल वाले के पास 100 रुपए आए, और अर्बन वाले के पास 200 रुपए आए। दोनों को ही 30-30 रुपए खर्च करने हैं, फॉर एग्जाम्पल खाने पे।
तो अगर रूरल वाला 30 रुपए खर्च करता है तो उसके 100 रुपए का 30 रुपए गया, यानी कि 30% एक्सपेंडिचर हो गया। और वहीं पे अगर अर्बन वाला खर्च कर रहा है तो वो 30 रुपए कर रहा है, तो 200 रुपए का 30%, 30 रुपए कितना हो जाएगा? 15%। तो अल्टीमेटली क्या है कि रूरल का परसेंटेज एक्सपेंडिचर खाने का ज्यादा दिखा रहा है, अर्बन वाले का कम दिखा रहा है। इससे ये समझ में आता है कि रूरल वाला जो है वो कम कमा रहा है और अर्बन वाला ज्यादा कमा रहा है। आया समझ में? यस सर। एक बात ध्यान से, मतलब अगर ये रिकॉर्ड हो रही है क्लासेस, तो दोबारा से इसको सुनना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया एक्सपेंडिचर फूड आइटम्स का। इसके अलावा ये है, ये कुछ वैल्यूज हैं, इसका उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया है। ये लिखा है कि बॉटम के जो 5% लोग हैं पूरी जनसंख्या को, अगर ऊपर से नीचे तक मैं लिखूं, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, और सबसे ऊपर रखूं सबसे ज्यादा कमाने वाला, और सबसे नीचे लिखूं सबसे कम कमाने वाला, तो जो नीचे के सब पूरे के जो नीचे के 5% लोग हैं उनका जो एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो इतना है। और मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतना है। ओके, इस तरीके से आप समझ लो। अब इसके बाद आ जाता है स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन। स्टेट वाइज में आप ये समझ लो सबसे ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिक्किम में है, और सबसे कम जो है वो है छत्तीसगढ़ में। यानी कि सिक्किम के लोगों के पास ज्यादा पैसा हो सकता है खाने के ऊपर, या फिर मतलब जितना भी कंजम्पशन करना है, खाना पीना रहना जो भी करना है, उसके लिए उसके पास या तो ज्यादा पैसा है, या फिर उनकी इनकम कम है और उसका बहुत ज्यादा पार्ट उन्हें खर्च करना पड़ रहा है। ओके, इधर वे सिक्किम के पास ज्यादा और सबसे हाईएस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, छत्तीसगढ़ वालों के पास सबसे कम हो रहा है। इसके अलावा रूरल अर्बन डिफरेंस, यानी कि शहर में जितना एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है और गांव में जो खर्चा हो रहा है, इसके बीच में जो गैप है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? मेघालय में। ओके, यूटी वाइज भी, यूटी में भी इसी तरह की रैंकिंग है कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चंडीगढ़ में हो रहा है और सबसे कम लद्दाख में हो रहा है। ओके, एक और जो नई चीज समझ में आई है वो ये है कि फूड और नॉन फूड का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने। जैसे गुड्स हैं, वो उसमें फूड और नॉन फूड का कैटेगरी होती है कि खाने पर खर्चा और बिना खाने वाली चीजों पर खर्चा। तो जब नॉन फूड में जाओगे तो पाया गया कि लोग ज्यादातर खर्चा कर रहे हैं आने जाने में, कन्वेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, और सबसे ज्यादा खर्चा, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ये तो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, और सबसे ज्यादा जो खर्चा कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा हो रहा है फ्यूल में, यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। ओके, और लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह में खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो फूड है, खाने पे जो खर्चा हो रहा है उसमें गिरावट आई है। गिरावट आई है किस चीज में? सीरियल्स और पल्सेस में, यानी दालों और ये गेहूं चावल चीजें होती है ना, इनमें जो खर्चा कर रहे हैं उसमें गिरावट आई है। अच्छा, ये कुछ डेटा है, ये आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, उसमें से आप चाहो तो नोट्स बना लेना, और या फिर इसी को सेव करके रख लेना और एंड टाइम में रिवाइज करना। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है एनएसओ। ऑब्वियसली अभी हमने बताया था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करी थी, तो ये कौन करवाता है? एनएसओ। एनएसओ के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि 2019 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंडर में दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन दो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, एनएसओ, एनएसएसओ और सीएसओ। इन दोनों को कंबाइन करके एनएसओ बना दिया गया 2019 में। पूछ सकता है कि व्हेन एनएसओ वाज फॉर्म्ड। ओके, फिर ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया? सी रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये कंबाइन किए गए थे, एनएसओ, एनएसएसओ और सीएसओ। याद रखना, सी रंगराजन किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब क्योंकि हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, रुक जाओ, इस चीज पे थोड़ा सा देखते हैं। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन था, मुस्कान क्या क्वेश्चन था आपका? इन्फ्लेशन और कंजम्पशन, और क्या बताया था किसका रिलेशन? और सर ये जो आपने पॉवर्टी बताया था। ओके, हाँ, तो आपके इसमें क्या आर्गुमेंट था, मतलब क्या आपका इशू आ रहा? सर इसमें ये था, जैसे अभी पॉवर्टी का बोला कि 5% बची हुई है सिर्फ, कंजप्शन हम्म बोला कि फूड प्राइसेस पर कम किया गया है,
और इन्फ्लेशन उन्हीं फूड प्राइसेस पर बढ़ रहा है, तो मतलब इन्फ्लेशन सप्लाई की साइड से बढ़ रहा है क्या फिर? हम्म। ओके, तो आपका ये है कि पॉवर्टी घट रही है, कंजम्पशन क्या क्या कहना चाह रहे हो, बढ़ रहा है कि घट रहा घट रहा है, मतलब फूड कंजप्शन जो अभी सर्वे में बताया ना वो कम हुआ था। है? फूड आइटम्स पे में कुछ चीजों पे कम हुआ है। अल्टीमेटली 2011-12 के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ा है। नहीं सर, जो इन्फ्लेशन है, लेकिन वो अभी तो जैसे आज के भी न्यूज़पेपर में आया था साइड में आर्टिकल, तो वो भी इन्फ्लेशन वो ऑनियन और टमाटो पर जैसे बढ़ा था। हम्म। ठीक है, देखो, ऐसा है कि कंजम्पशन, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, इनका मैं रिलेशन बताता हूँ, उसके बेसिस पे आप इन्फ्रेंस निकालना। बाकी बच्चों ध्यान देना, ये चीज को लेकर ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ओके, पूछ लेते हैं कि इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस देन कंजम्पशन विल डिक्रीज और इंक्रीज, या फिर विद पॉवर्टी इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर पॉवर्टी इंक्रीज डिक्रीज होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, या फिर कंजम्पशन बढ़ेगा घटेगा। तो ये रिलेशंस पूछ ले जाते हैं, और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, हर साल आता है कुछ ना कुछ ऐसे ही लिंक करता हुआ। सी, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई बढ़ना। ओके, महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई दो चीजों की वजह से बढ़ती है, कि या तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, या फिर आ, जो चीज वो खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि जो गुड्स वो खरीदना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली उसको सप्लाई के फॉर्म में कहा जाएगा, कि जो भी चीज वो खरीदना चाह रहे हैं उसकी जो सप्लाई है वो कम है। ये दोनों ही चीजों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। कंजप्शन, कंजम्पशन मतलब अभी आपको बताया मैंने, कि अपनी बेसिक नीड्स, जो भी लोग अपना जीवन यापन करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है, उसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी आता है, जैसे आप टूथपेस्ट खरीद रहे हो, साबुन खरीद रहे हो, ये सब चीजें। या फिर कैपिटल कंज्यूमर गुड्स आता है, जैसे कंप्यूटर खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, ये सब चीजें। ओके, तो ये जो कंजम्पशन है ये बढ़ता कब है? कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तभी तो वो जाकर मार्केट में कुछ खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सैलरी आज 10,000 रुपये है, तो मैं अल्टीमेटली क्या एक कार को अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं। बट मेरी सैलरी बढ़ के 1 लाख हो जाए तो मैं कार को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मेरी इनकम बढ़ी, तो मैं और चीजों को कंज्यूम करना ज्यादा शुरू कर दिया। ओके, एक इस वजह से कंजम्पशन बढ़ता है। और कंजम्पशन एक और वजह से बढ़ सकता है, कि उस समय डिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन चल रहा है, या फिर ऐसे समझ लो, इसको लिख लो आप, कि प्राइस जो है चीजों की वो अगर कम है, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चले कि गोल्ड गोल्ड जो कि अभी शायद 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम चल रहा है। ओके, आपको पता चला कि ये 30,000 हो गए, तो क्या होगा? कि आपको पता है ना कि पहले 60,000 पे मैं 10 ग्राम खरीद सकता था, अब मेरे को 30,000 में मिल रहा है, तो आई विल ट्राई टू बाय एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज मेरे को पता है कि फ्यूचर में जाकर ये हो सकता है इसका प्राइस इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये किसी चीज की कीमत अगर घट जाती है कोई एसेट की, तो भी कंजप्शन बढ़ सकता है। ओके, अब आती है बात पॉवर्टी। अभी हम केवल बात कर रहे हैं बढ़ने की, इन्फ्लेशन बढ़ने का बता दिया, प्राइस बढ़ने का, किसी के पास पैसा ज्यादा आ गया तो बढ़ेगा प्राइस, और या फिर जो चीज खरीदना चाहते हैं उस गुड की जो सप्लाई है वो कम हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऐसे कंजप्शन कब बढ़ेगा? जब इनकम बढ़ गई, या फिर किसी चीज की प्राइस जो है वो कम हो जाए, तब भी कंजप्शन बढ़ सकता है। बशर्ते है कि जब प्राइस कम हो रही है तब लोगों की इनकम जो है वो ज्यादा रहनी चाहिए। प्राइस कम हो रही है, साथ में लोगों की इनकम भी कम हो रही है, तब कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। कंजप्शन कब बढ़ेगा? प्राइस कम हो गई, लेकिन लोगों के पास खरीदने की पावर जो है वो बराबर है। यानी मेरी अगर इनकम आज 1 लाख रुपए है, अब मुझे कार खरीदनी है और कार सस्ती हो गई, तो मैं और जल्दी कार खरीदूंगा, मैं कंजम्पशन और ज्यादा करूंगा। लेकिन अगर कार सस्ती हो गई, साथ में मेरी इनकम भी 1 लाख रुपए से घट के 10,000 आ गई, तो क्या मैं कार खरीदूंगा? नहीं। तो इनकम घटनी चाहिए साथ में। ऐसे ही पॉवर्टी, गरीबी कब बढ़ती है? गरीबी तब बढ़ती है जब इनकम जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। ओके, अब ऐसे समझो कि जब गरीबी बढ़ रही है, यानी इनकम बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इनकम घट रही है तो कंजम्पशन कम होगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन तभी बढ़ता है जब इनकम बढ़ती है, यानी लोगों के पास पैसा जब होता है तभी कंजम्पशन बढ़ता है। जब पैसा लोगों के पास कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा। इन्फ्लेशन का और
पॉवर्टी का क्या रिलेशन है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गरीबी भी बढ़ सकती है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गरीबी घट भी सकती है। दोनों ही चीजों का रिलेशन है। इस चीज को कैसे समझोगे? देखो, सबके सब सुन रहे हैं ना यार अटेंशन से? इतना, एक तो आज सन्नाटा है भाई, कसम से मेरे को शक हो रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा भी पा रहा हूँ कि नहीं। मुस्कान, आपको समझ में आ रहा यस सर। है? ओके, गुड, सही। थोड़ा सा मोनोटोनस सा हो जाता है सर कई बार। हाँ एग्जैक्टली सर, और आज बच्चों की संख्या भी अचानक कम है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बच्चे जो अभी थे और फिर चले गए, आई गेस 2 बच्चे हैं, तो हम्म। उनका आप कृपया करके नाम नोट कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों को अगली बार मेरी क्लास में उन्हें हटा दे, ठीक बिकॉज है। आई डोंट वांट दोज स्टूडेंट यहाँ पे क्या शक्ल देखने के लिए आते ओके सर। जी। इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, सही। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई होना। महंगाई हो रही है यानी कि क्या हो रहा है? कि आपका जो गुड्स है, सामान है, वो महंगा हो रहा है। सामान महंगा हो रहा है और इसी टाइम पे जो इनकम है मेरी उतनी ही है। ओके, अगर मेरी इनकम उतनी ही है तो मैं जो चीजें खरीदना है, कंजम्पशन, कंजम्पशन कर रहा हूँ, वो कम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा। इसका एग्जांपल समझो। जैसे मेरे पास 100 ही रुपए है, पहले कोई चीज मुझे खरीदनी थी, वो 50 रुपए की आ रही थी, तो मैं उसको 2 किलो खरीद सकता था 100 रुपए में, क्योंकि 50 रुपए की वो 1 केजी थी, और मेरे पास 100 रुपए थे, तो मैं 2 केजी खरीद सकता था। अब क्या हुआ कि 50 रुपए की जगह वो कीमत उसकी हो गई 100। हेलो हेलो हेलो, अरे यार मैं पढ़ाते ही चला गया। सर हाँ जी बेटा, कहाँ तक आप लोगों ने देखा था? यस। हेलो सर। हाँ जी बोलो, हाँ कौन? शुभा, बोलिए। जी, इन्फ्लेशन और पोवर्टी के बारे में थोड़ा जो आप बताए हैं वो एक बार और रिपीट कर देंगे आप? हाँ हाँ अभी कर रहे हैं, रुको। ओके सर। 1 सेकंड रुकना, मैं बस पानी पी लूँ। ये आपने जो 100 रुपये वाला स्टार्ट किया था ना सर, यहाँ पे पोज हो गया था, तो ये 100 रुपये वाला एग्जाम्पल भी आप। हेलो हेलो हेलो, यस। हाँ आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ जी। देखिए, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। सी, इन्फ्लेशन, ये समझो चीज महंगी हो गई, 100 रुपए से 200 रुपए की हो गई, उसे इन्फ्लेशन बोलोगे। 200 से 100 रुपए हो जाए वापस तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। इसका हिंदी वर्ड भी होते हैं, एंड उसे आप महंगाई या फिर मंदी ऐसे कह सकते हो। तो इन्फ्लेशन हो रहा है, 100 रुपए से 200 रुपए चीज की कीमत बढ़ रही है। अब इसका जो संबंध है वो इंसान की जो इनकम है, यानी वो कितना कमा रहा है, उससे रिलेट करता है, और इनकम से रिलेट करता है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन, अब कंजम्पशन मतलब क्या होता है? सीधा सीधा समझो कि जो भी आप जाके दुकान पर खरीदते हो उसी को कंजम्पशन अभी के लिए मान लो। अब क्या हो रहा है कि मेरी इनकम 100 ही रुपए है, मेरे को कुछ जो खरीदना है वो 100 रुपए का आ रहा है। ओके, तो मैं उसको पूरा का पूरा खरीद सकता हूँ अपनी इनकम से। लेकिन मेरी इनकम अगर 100 ही रुपए है, लेकिन जो चीज मेरे को खरीदनी है उसकी कीमत बढ़ के 200 हो जाए, तो क्या मैं उसका पूरी मात्रा खरीद पाऊंगा? नहीं, बिकॉज मेरी इनकम तो आधी रहेगी। ये 100 का अगर 1 केजी मिल रहा था, तो अब ये 200 का 1 केजी मिल रहा है, तो अल्टीमेटली मेरी इनकम तो वही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसका केवल आधा केजी ही खरीद पाऊंगा। ओके, तो हो क्या रहा है कि मैं जो खरीद रहा था पहले 1 किलो, उसकी जगह अब क्या खरीद पा रहा हूँ? सिर्फ आधा केजी। तो क्या हो रहा है कि
मेरा कंजप्शन कम हो रहा है। तो आप इसको कैसे कह सकते हो, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा और इनकम जो है वो उतनी ही रह गई, यानी इक्वल टू मतलब उतनी ही रह गई जितनी थी मेरी, तो होगा क्या, कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, कंफर्म, क्लियर, मुस्कान? यस सर। अ, मुस्कान के अलावा किसने क्वेश्चन पूछा था, शायद शोभा। आपको क्लियर हो रहा है शोभा? यस सर। हम्म। ये हो गया पहली चीज। दूसरी पिक्चर देखो, 100 रुपए से चीज 200 रुपए की हुई, लेकिन मेरी जो कमाई है वो भी 100 से बढ़ के 200 हो गई। तो पहले अगर मैं 100 की एक चीज 1 केजी खरीद पा रहा था, अब ये 200 की हो गई, अब ये 200 की 1 केजी मिल रही है, तो मेरी इनकम भी उसी मात्रा में बढ़ी है। तो मेरा जो कंजप्शन है वो उतना ही रहा, यानी पहले भी मैं 1 किलो खरीद पा रहा था और अब भी 1 किलो खरीद पाऊंगा, बिकॉज मेरी इनकम बढ़ गई। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ा उतना ही मेरी इनकम बढ़ गई, तो मेरा जो कंजम्पशन है यानी पूरा जो कंजम्पशन हो रहा है वो क्या रहेगा, बराबर। ओके, अब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन मतलब चीज महंगी 100 से 200 की, लेकिन मेरी जो इनकम है 100 रुपए की जगह अब हो गई फॉर एग्जाम्पल 400 रुपये, तो मेरी इनकम और ज्यादा बढ़ गई। तो पहले मैं 100 रुपए में 100 यानी 1 केजी ही खरीद पा रहा था, अब 400 हो चुकी है, इसकी भी कीमत बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जिस रेट से मेरी इनकम बढ़ी है, तो अब मैं इसकी 2 केजी अमाउंट खरीद सकता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मैं पहले 1 केजी ले रहा था, अब उसकी जगह मैं 2 केजी ले पा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ा, लेकिन मेरी इनकम जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करी, यानी डबल हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा कंजप्शन बढ़ रहा है। ओके, तो मैंने आपको महंगाई के टाइम पे कंजम्पशन कम होना, या फिर कंजम्पशन का बराबर रहना, या कंजम्पशन का बढ़ना, तीनों सिनेरियोस बता दिए। ओके, अभी ये जो सर्वे आया है इसका जो डेटा है उससे भी लिंक करेंगे इसे, इसको पहले समझ लो। ये हो गई इन्फ्लेशन की बात। इसी चीज को डिफ्लेशन से जोड़ो, लेकिन अभी छोड़ो, इंडिया का इन्फ्लेशन का ही केस है तो वैसे ही समझो। अब इसको पॉवर्टी से लिंक करते हैं, गरीबी से। तो आप इन तीनों में से गरीबी का सिनेरियो कब मानोगे, तब मानोगे जब इन्फ्लेशन, उसका भी एक एग्जांपल समझ लो यहाँ से। कोई चीज 100 रुपए की थी, वो 100 ही रुपए की रही, यानी ये इन्फ्लेशन नहीं हुआ, यानी बढ़ी नहीं चीज की कीमत। लेकिन मेरी इनकम थी 100 रुपए, ये घट के 85 रुपए रह गई। तो क्या होगा कि पहले मैं 100 रुपए में ये 1 केजी खरीद पा रहा था, अब मेरी इनकम 85 रुपए रह गई, चीज अभी भी 100 रुपए की है, तो मैं तो केवल अब इसकी आधी केजी मात्रा ही खरीद पाऊंगा। तो प्राइस चीज की उतनी ही है, महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन पहले जब मैं 1 केजी खरीद पा रहा था क्योंकि मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे पास केवल 50 रुपए हैं, इसलिए मैं आधे केजी ही खरीद पाऊंगा। तो क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन तो बराबर रहा, जो मेरी इनकम है वो घट गई, और इनकम घटने की वजह से जो कंजम्पशन है मेरा वो क्या हो गया, कम हो गया। ये चारों पिक्चर ध्यान में रखना। अब जो सर्वे है उसका डेटा क्या कह रहा है, सर्वे का डेटा कह रहा है कि कंजम्पशन का जो खर्चा है, मतलब कंजम्पशन के ऊपर किया जाने वाला खर्चा वो बढ़ रहा है। ओके, लेकिन उसमें ये भी बात कही जा रही है, दो चीजें कही जा रही है। सी, तो कंजम्पशन की बात करी जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो रूरल एरियाज में, गांव देहात में या अर्बन एरियाज में, दोनों जगह कंजम्पशन के ऊपर जो खर्चा था, किया जा रहा था, वो अब बढ़ चुका है। ध्यान करो, मैंने ऊपर आपको बताया है कि कंजम्पशन के ऊपर जो खर्चा है वो कब बढ़ेगा, ये वाला ही तो सिनेरियो था। कंजम्पशन के ऊपर खर्चा है, ऊपर का एरो बना रखा है, ये कब बढ़ेगा, जब मेरी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। ओके, और इन्फ्लेशन तो वैसे ही बढ़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज लेने की, यानी कंजप्शन करने का जो खर्चा था वो रूरल एरिया में बढ़ा, अर्बन में भी बढ़ा। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों एरियाज में जो इनकम है वो बढ़ी है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो था
कंजम्पशन में कि जो खाने पीने के ऊपर जो खर्चा है वो कम हुआ है ऑन एन एवरेज। अगर रूरल अर्बन हटा दूं मैं दोनों, मतलब कि गांव के लोगों और शहर के लोगों का सिनेरियो हटा दूं, सिर्फ मैं खाने का याद करूं कि खाने पर खर्चा जो है अपनी टोटल इनकम का, वो रेशियो जो है वो कम हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है, इसको ऐसे समझो कि कोई खाने की चीज मान लो 60 रुपए की आ रही है, मेरी इनकम 100 रुपए है, तो मेरे को भाई खाना मेरे लिए नेसेसिटी है, मैं बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकता। तो हो क्या रहा है, मेरे लिए खरीदना ही खरीदना है। मेरी इनकम 100 रुपए है, तो मैं अपनी इनकम का कितना पैसा, 60% पैसा खर्च कर रहा हूँ खाने के ऊपर। बट अगर मेरी इनकम, खाने की चीज तो उतने की रही, मेरी इनकम 200 रुपये हो गई, तो अब मैं कितना एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ अपनी उसका खाने का, 30%। ओके, तो क्या हो रहा है कि परसेंटेज जो है खाने का, खाने के ऊपर खर्चा करने का इनकम का परसेंटेज जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। 60% से सिर्फ 30% हो गया। तो इससे भी क्या समझ में आता है कि मेरी जो इनकम है 100 रुपए थी, अब हो गई है 200 रुपये। जब इनकम बढ़ी तो मेरा जो खाने पे जो खर्चा था वो उतना ही रहा। तो जो परसेंटेज था खाने का जो खर्चे का मेरी इनकम का, ओके, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर खाने का जो खर्चा मेरी इनकम पर जो परसेंटेज है, ओके, ये मतलब शेयर समझ लो, परसेंटेज नहीं समझ पा रहे तो, कि जो मेरा खाने का खर्चा हो रहा है वो पहले 60% था, अब उससे कट के 30% हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी इनकम है वो 100 रुपए से 200 रुपये हुई, यानी कि मेरी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ, इनकम ऑब्वियसली बढ़ रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एंड से देखा जाए कि खाने की प्राइसेस क्या पता कम हो रही है। अगर कोई चीज 60 रुपए की मिल रही थी, उसकी जगह वो 30 की मिलने लग जाए, और मेरे पास 100 ही रुपए थे, तो पहले मैं 60% खर्च कर रहा था, अभी भी 100 रुपए हैं, तो अब मैं 30% कर रहा हूँ, तो खाने की प्राइस क्या पता कम हो रही है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा तो है नहीं, खाने की प्राइसेस इंडिया में कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। तो इस चीज से यही प्रूव होता है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है खाने के ऊपर खर्चे को ध्यान में रखते हुए। एक चीज इसमें से जो पिक्चर क्लियर होती है, एक और है, वो क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने डेटा। फूड आइटम्स पे जो खर्चा हो रहा है रूरल एरिया में 46% हो रहा है, और अर्बन एरिया में 39%। यानी कि अगर गांव का आदमी है 100 रुपये कमा रहा है, तो वो अपने खाने पे 46 रुपये खर्च कर रहा है, यहाँ पे आपको बताया था मैंने। और यहाँ पर आदमी 100 रुपये में से, मतलब अर्बन में वो 100 रुपये में से 39 खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये निकल के आता है कि शहरी आदमी के पास जो इनकम है वो ज्यादा है, यानी उसके पास 100 रुपए की जगह शायद उसके पास 200 रुपए है, तभी उसका जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है। ओके, ये हो गया। अब इसका जो पॉवर्टी के साथ लिंक था वो ये समझो, जैसा मुस्कान का क्वेश्चन था कि इनकम जो है वो कम किसकी होगी, जो गरीब होगा। जब इनकम घटेगी तो गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी। जब गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ी, इनकम घटी, इनकम घटेगी, तो जो खाने या फिर किसी भी चीज पर जो खर्चा है वो भी क्या होगा, घटेगा। सिंपल, यही रिलेशन है। मुस्कान, यही क्वेश्चन था आप पे या कुछ और? यस सर, यहाँ तक तो समझ आ गया बिल्कुल कि मतलब ये इनकम का सिनेरियो था जिसकी वजह से फूड कंजप्शन पे कम हुआ है। लेकिन अब हम्म। ये जो आप पॉवर्टी से लिंक किया ना, लेकिन सर जैसे आपने ऊपर बोला इनकम बढ़ी है और हम्म। पॉवर्टी कम हुई है, तो मतलब कंजप्शन तो फिर बढ़ना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो तो कंजप्शन बढ़ा सर है ना बेटा, ये देखो, बोलो बोलो बोलो। ये सर आप बताइए पहले। ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना, जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड कंजप्शन का, उसमें आपको शो कर रहा है कि जो 2011 में जो एक्सपेंडिचर होता था, 2011 में जो एक्सपेंडिचर होता था, उससे अब 33% मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। यानी कि 2011 में अगर लोग 100 रुपए खर्च करते थे कंजम्पशन पे, तो अब 133 रुपए खर्च कर रहा है कंजम्पशन। ओके सर, और ये मतलब है, पर्टिकुलर फूड कंजप्शन को नहीं बताया ना, वो तो बस बीच का बता दिया था। फूड कंजप्शन तो इनडायरेक्टली इनकम से ही रिलेट कर रहा है। हम्म। देखिए, कंजम्पशन में दो तीन चीजें हैं, आप रिलेट करो। देखो, जैसे कंजम्पशन की बात कर रहे हैं ना, कंजम्पशन तो इसमें फूड का और टोटल कंजम्पशन को समझ लो।
ठीक है, टोटल में फूड के अलावा नॉन फूड चीजें भी आएंगी। ओके, और कंजम्पशन ऑफ फूड की चीजें आएंगी। अब किसी इंसान की जब इनकम बढ़ेगी और उस इंसान की, ऐसे मान के चलो कि उसकी खाने की जो कैपेसिटी है वो तो उतनी ही रहेगी ना। वो अगर मान लो दिन का 2 किलो खा सकता है तो वो उससे ज्यादा नहीं खाएगा। एक ये स्टैटिक चीज समझ के देखो। तो अब क्या है कि जब खाना उतना ही है खा रहा है, इनकम उसकी बढ़ रही है, तो उसके इनकम के हिसाब से जो कंजम्पशन होगा फूड का वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? जैसे मैं अभी 100 रुपए कमा रहा हूँ और मेरे को 30 रुपए का खाना खाना है, तो मैं अभी अपनी इनकम का 30% खर्च कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ और मुझे खाना तो वही 30 रुपए का है, तो अब मेरा 200 का कितना परसेंट होगा? 15%। तो जो खाने का कंजम्पशन है वो क्या हुआ? कम हो गया। लेकिन इनकम क्या हो गई मेरी? बढ़ गई। ये हो गया फूड का। लेकिन अब मेरी क्योंकि इनकम बढ़ गई 200 रुपये, और यहाँ पे 30 रुपए का खाने का खर्च कर दिया, तो बाकी 170 रुपये भी तो बचा। ये 170 रुपये में हो सकता है कोई व्हीकल खरीदने के लिए या कोई अदर सर्विस लेने के लिए खर्च करूँ, तो और चीजों पे जो खर्च करूंगा वो आ जाएगा मेरा नॉन फूड में। इस नॉन फूड में मैं जाकर के खर्चा बढ़ाऊंगा। तो अल्टीमेटली टोटल जो कंजम्पशन है वो मेरा क्या होगा? फूड का बेशक कम हुआ, क्योंकि फूड का कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं गरीब हो गया। फूड का इसलिए कम हुआ बिकॉज मेरी इनकम बढ़ गई। वो एक जो परसेंटेज है ना, फूड का परसेंटेज, आप ये समझ रहे हो कि फूड का कंजम्पशन कम हो गया है। फूड का कंजम्पशन कम नहीं हुआ, फूड का जो शेयर था ना इनकम में वो कम हुआ है। जो ये फूड सर के लिए जो मतलब मैं खर्चा करता था मैं। पॉवर्टी को यस। फूड से रिलेट कर रही हूँ, मतलब मैं पूरा पॉवर्टी में जो और भी चीजें आती है वो रिलेट नहीं कर रही हूँ। एग्जैक्टली। ये तो सर आप समझ आ। अब, हाँ, तो आप ऐसे समझो कि फूड के ऊपर अगर कंजम्पशन जो है कम हो रहा है, तो उसका मतलब लोग चाहे कितने भी गरीब हो जाएं लेकिन खाना तो खाएंगे ना, है ना? तो फूड के ऊपर जो कंजम्पशन है वो अगर कम हो रहा है तो इसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये है कि इनकम बढ़ रही है। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, गुड। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन तुम्हारा वैलिड है, ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और भी कोई डाउट हो पूछ लेना। ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस चीज पर जल्दी जल्दी फोकस करते हैं। पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक ऐसी अमाउंट जो मैं अगर तय कर दूं कि भाई इतना पैसा, इस पैसे से अगर कम कोई कमाता है तो उसे मैं बोलूंगा बिलो पॉवर्टी लाइन। ये मैंने एक इनकम का एक चार्ट बना दिया, फॉर एग्जांपल एक बार बना दी है, और मैंने क्या कर दी, एक लाइन खींच दी और मैं बोलूंगा कि इस लाइन से ऊपर जो कमाता है उसको बोलूंगा एबव पॉवर्टी लाइन, और जो इस लाइन के बराबर कमाता है उसे एट पॉवर्टी लाइन, और जो इससे कम कमाता है वो उसको क्या बोलूंगा? बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। ओके। तो अब ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये कैसे बनाऊं? क्या मैं यहाँ बनाऊं, क्या यहाँ बनाऊं, क्या यहाँ बनाऊं, किस जगह पे बनाऊं, कौन सी जगह पे सूटेबल है? तो इस चीज का पता करने के लिए कमिटीज बनाई गई थी कुछ, उनका नाम हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉवर्टी का इशू अभी है न्यूज में, तो क्या पता प्रीलिम्स में आ जाए। वीएम दांडेकर कमेटी याद रखना है, अलाग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, एस तेंदुलकर, सचिन नहीं है, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर है ये, तो एस तेंदुलकर कमेटी, और सी रंगराजन कमेटी। ये आपको नाम रखने हैं, दांडेकर, अलाग, लक्कड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन कमेटी। इन कमिटीज ने अपना अपने लेवल पर बताया था, अपने अपने कमिटीज में बताया था कि भाई आपको पॉवर्टी लाइन रखने के लिए ये करना चाहिए, या फिर आपका क्राइटेरिया पॉवर्टी लाइन बनाने के लिए ये होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल दांडेकर कमेटी, उन्होंने बोला कि जो भी आपको पॉवर्टी लाइन बनानी है वो इस आधार पर बनाओ कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट है उससे कम खर्च कर रहे हैं तो उन लोगों को आप गरीब बोल देना, उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उन्हें आप अमीर बोल देना, या फिर अबव पॉवर्टी लाइन बोल देना। इसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि अगर कोई खर्चा इतना हो रहा है कि वो उससे अपनी 2250 कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहा है इंसान, तो वो गरीब नहीं है। उससे कम अगर पूरा कर पा, उससे कम का ही खर्चा कर पा रहा है तो पूरी है। 2250 कैलोरी क्या है ये समझो। खाना खाना खाते हो तो कैलोरीज मिलती हैं। क्या वो इंसान इतना खाने पर खर्च कर पा रहा है कि उसे इतनी कैलोरीज मिल पाए? अगर इतना कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर इतना नहीं कर पा रहा है, इससे कम कर पा रहा है खर्चा, तो वो गरीब है। तो ये उन्होंने बीएम दांडेकर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी। ओके, 1971 में। अलाग कमेटी ने भी कुछ ऐसी बात करी, उन्होंने न्यूट्रिशन के बेस पे कहा था। 1979 में लकड़वाला कमेटी ने भी कैलोरी के बेस पर ही बोला था, साथ में उन्होंने सीपीआई की भी बात की थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, सेशन लंबा हो जाएगा।
1993 में कमेटी आई थी, यस, तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई थी। इन्होंने कैलोरी वाला जो रिक्वायरमेंट था इसको बंद कर दिया। इसका रीजन क्या था? बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैलोरी का मतलब हो गया कि मैं कितना खाने के लिए खर्चा कर पा रहा हूँ। ओके। और उसी के बेस पर एस्टिमेट किया जा रहा था कि पॉवर्टी लाइन कहाँ होनी चाहिए। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, ये दो 1980s की बात है, तो एक सर्वे हुआ था यूएसए में, और उधर का सर्वे में पता चला कि 80% जो विमेन है, 80% ऑफ विमेन जो है, वो जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा का खर्चा नहीं कर पा रही है, उससे कम ही खर्च कर रही है। बिकॉज उस समय जो यूएसए की विमेन्स थी वो ज्यादा हेल्थ के लिए लेकर, लीन साइज वगैरह, पतला रहने को लेकर ज्यादा कॉन्शियस थी। तो वो जानबूझकर कम खाती थी। जस्ट बिकॉज वो कम खा रही हैं और खाने के ऊपर कम खर्चा कर रही हैं, सो अल्टीमेटली उनको क्या बोल दिया गया कि आप भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रही है। तो ये यहाँ पर मजाक सा उड़ गया कि यार ये क्या तरीका है। यानी कि कोई एक अमीर है, वो अपने आप को लीन साइज जीरो फिगर पे रखने के लिए अगर वो कम खा रहा है, तो आप क्या उसे बिलो पॉवर्टी लाइन में गिनोगे? तो ये कैलोरी का रिक्वायरमेंट जो है वो सुटेबल नहीं है। इंडिया में ऑब्वियसली हर चीज लेट होती है, तो 1980s में जो चीज यूएसए में पता चल गई कि कैलोरी के बेसिस पे पता करना पॉवर्टी लाइन एक गलत है, एस्टिमेशन है, वो इंडिया में 2009 तक आकर समझ में आई। तो इन्होंने, तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि इसको हटा दो, हम एक वैल्यू तय करेंगे कि इतने रुपए जो है, इतने रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो वो अब मतलब अबव पॉवर्टी लाइन है, इससे कम कमा रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसी टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने बेचारे ने कुछ बता दिया कि 500-600 रुपये महीना कमा रहा है तो फिर वो अबव पॉवर्टी लाइन है, उसे हम गरीब नहीं मानेंगे, उसे कम वाले को गरीब मानेंगे। इतना बवाल हुआ, इतना बवाल हुआ कि भाई मतलब आप 8-9 में, शायद आपको याद नहीं होगा, हमें याद है, न्यूज में यही चल रहा था कि भाई लोग चेक 500-500 रुपए का लिख लिख के प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे थे कि आप इतने रुपए का इतने रुपए में एक महीने का खर्चा चला के दिखा दो, अगर आप इसको गरीबी, मतलब अगर आप 500 रुपए में एक खर्चा चलाने वाले को अमीर मान रहे हो, गरीब नहीं मान रहे हो, तो फिर आप भी चला सकते हो ना, खर्चा चला के दिखा दो। इतना बवाल हुआ कि फिर इसके ऊपर सी रंगराजन कमेटी ने मतलब इसको एस्टेब्लिश किया। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 2012 में दी। इनका एस्टिमेट कहता था कि इंडिया में 29.5% लोग गरीब हैं, यानी कि हर 10 में से 3 आदमी जो है वो इंडिया में गरीब है। उन्होंने एक ये तरीका बताया। इस चीज में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं आएगा क्वेश्चन। ओके। इसके अलावा ये चीज आपको याद करनी है, ये पूछ लूंगा मैं, या फिर मैं नहीं पूछूंगा तो यूपीएससी तो ऑब्वियसली पूछने वाला है। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान दे देना, चलो सी पे इन्फ्लेशन ऐसा करते हैं, कभी और पढ़ा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। काफी लंबा सेशन हो गया, लेकिन काफी चीजें कवर भी कर ली। सो होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। नोट आपको ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपना नोट स्पेसिफिकली अपने हिसाब से बना लेना। फेयर इनफ। ओके, चलो फिर ठीक है, गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू